बहुत बारीकी से एक नया टीचिंग मेथड तैयार किया ताकि हम बच्चों को बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में मैथ्स को हम सिखा सकें। जब पढ़ना जब स्टार्ट किए थे तो हमारी स्तर ये थी कि x + x = x² कर दिया करते थे। अब कोई बच्चा इसे भी सीख ले सकता है, लेकिन अगर इस डर से ले रहे हो कि हमको मैथ्स की बहुत कमजोर लगता है इसलिए हम बायोलॉजी ले रहे हैं, एक मशवरा रहेगा, एक सलाह रहेगा कि 10 दिन तुम एक बार हमारा क्लास जरूर करो। अभी तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक तो 10th पास करके बच्चे आते हैं, दूसरा कि 12th पास करके बच्चे आते हैं। इवन कि हमारे पढ़े हुए बच्चे IAS IPS भी हैं। ये मेरा पैशन है, ये जुनून है कि अगर कोई बच्चों को डर लगता है मैथ्स से तो डेफिनेटली एक बार उनको मिलना चाहिए हमसे। गरीब बच्चे और होनहार बच्चे होंगे तो मेरी जो भी क्षमता है, 5 बच्चे 10 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊंगा और उनको फ्री में रखना खाना सब कुछ। तो जो भी कोविड के बाद जो कोचिंग संस्थान जो भी पनपा है या जन्म लिया है, इनका रोल थोड़ा ज़्यादा है बच्चों को बर्बाद करने में। आर्यभट्ट से लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह तक की गणित की एक विशिष्ट परंपरा बिहार में रही है। इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं अमित आनंद जी, जिनका संस्थान है ट्राइबैक ब्लू, और जो बिहार में गणित को एक बेहतर स्तर प्रदान कर रहे हैं, छात्रों को सरलता से, सुगमता से गणित पढ़ा रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं कई सारे सवाल छात्र हित में, गणित से जुड़े हुए रहस्यों के बारे में भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। आप हम लोग को बुलाए और बातचीत किए, इसलिए थैंक यू। आप गुरु हैं, गणित के बिहार में एक बड़े स्थापित नाम है, तो चाहेंगे कि गणित से ही शुरुआत करें। अमित जी। हाँ, चूँकि गणित वैसे देखा जाए तो एक छोटा सा स्टोरी है। चूँकि गणित मेरा भी, जैसे मैंने बचपन में हालांकि लेट से पढ़ाई स्टार्ट करी, इसका बेसिक कारण था कि हमारा घर का फाइनेंशियल स्तर उतना अच्छा नहीं था, तो हमने लगभग 14-15 साल की उम्र से पढ़ाई ही शुरू किया। तो शुरुआती में अब यकीन मानिए कि हम पढ़ना जब स्टार्ट किए थे तो हमारी स्तर ये थी कि x + x = x² कर दिया करते थे। हमारी ये स्थिति थी। अब कोई बच्चा इसे भी सीख ले सकता है कि अगर कोई शिक्षक जो अपने स्टूडेंट लाइफ में इतना निम्न स्तर से पढ़कर और इतने बड़े लेवल पे चीज़ों को रखा, और इंडिया के जितने भी IIT हैं, जितने भी चाहे IIT बॉम्बे हो, IIT दिल्ली हो, जो भी इंडिया में संस्थान हैं IIT के, सभी संस्थान से बच्चे पढ़ रहे हैं और देश विदेश में नौकरी कर रहे हैं। इवन कि हमारे पढ़े हुए बच्चे IAS IPS भी हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैंने मेहनत करी मैथ्स के बारे में, और जिस तरह से मैंने तैयारी करी, और जिस फैशन में, जिस स्टाइल में हम पढ़ाते हैं, तो मेरा बेसिक मोटिव होता है कि हम कहाँ कहाँ फंसते थे। हमारा पढ़ाने का जो मुख्य रूप से जो एक ढाल बनाया है हमने, एक जो संरचना बनाया है, या पढ़ाने का जो तौर तरीका बनाया है, तो हम देखते हैं कि हम एज ए स्टूडेंट लाइफ में कैसे फंसते थे, कहाँ कहाँ फंसते थे, क्या सब चैलेंजेस आता था। तो उन सब चैलेंजेस के ऊपर काम किया हमने और बहुत बारीकी से एक नया टीचिंग मेथड तैयार किया ताकि हम बच्चों को बहुत आसानी से, बहुत आसान भाषा में मैथ्स को हम सिखा सकें। पढ़ा नहीं सके, सिखा सकें। ठीक है। लेकिन अमित जी, एक बड़ा सवाल है, आप जैसा बता रहे हैं कि आपने खुद सीखा है, गणित एक ऐसा विषय है जिससे आम तौर पर जो सामान्य स्टूडेंट होते हैं दूर भागते हैं, डरते हैं, बचपन से एक फोबिया से ग्रसित रहते हैं कि मैथ के सवालों को सुलझाना है। तो एक शिक्षक के रूप में अमित आनंद वैसे छात्रों को क्या कहें? नहीं, जैसा कि मैं बताया कि मेरे लिए भी एक चैलेंजेस था। जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मैथ्स मेरा भी बहुत वीक था, लेकिन मैंने इस पर बहुत पैशनेट होकर बहुत पागल की तरह काम किया, और मैं टीचिंग में उन सब चीज़ को शामिल किया कि हम एज ए स्टूडेंट कहाँ कहाँ फंसते थे, कहाँ कहाँ हमें परेशानी आती थी। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहता हूँ, जैसे मेरे पास जब बच्चे आते हैं इंक्वायरी करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन ले लेते हैं, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम मैथ्स इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मेरा मैथ्स वीक है, हम बायोलॉजी ले रहे हैं सर, डर से बायोलॉजी ले रहे हैं। तो उनको हम अवसर देते हैं कि ऐसा करो कि चूँकि तुम बायोलॉजी ऑप्शन लेकर आए हो कि बायोलॉजी ही लेना है, तो मैं उनको कहता हूँ कि एक काम करो, 10 दिन हमसे मैथ्स पढ़ के देखो। यदि 10 दिन में तुम्हारा नज़रिया बदल गया पढ़ने का, इसको लगा कि हम सीख सकते हैं मैथ्स, तो तुम मैथ्स में कन्वर्ट हो जाना। और लगा कि नहीं, मेरा एकदम स्टेबल थिंकिंग है, अगर कोई बदलाव नहीं दिखा हमारे पढ़ाने के बाद या हमारे साथ रहने के बाद, अगर कोई बदलाव नहीं दिखा, तो तुम जैसे बायोलॉजी लिए हो वैसे लेकर रहना। लेकिन यदि अगर तुम ये सोच कर आए हो कि हमको डॉक्टर बनना है, तब तो बायोलॉजी ले रहे हो, तब तो मतलब सही है, आप चूँकि विजन लेकर आए। लेकिन अगर इस डर से ले रहे हो कि हमको मैथ्स की बहुत कमजोर लगता है इसलिए हम बायोलॉजी ले रहे हैं, तब मेरा एक मशवरा रहेगा, एक सलाह रहेगा कि 10 दिन तुम एक बार हमारा क्लास जरूर करो। बातचीत आगे रखेंगे, लेकिन आपके बारे में एक बड़ी रोचक जानकारी है कि आपने गणित के कई सारे नए सूत्रों को भी खोजा है, अपने तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो 1-2 ट्रिक हमारे दर्शकों के लिए भी। जैसे
अब बच्चे मान लें कि होता है, जैसे अभी तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, दो तरह के बच्चे आते हैं। एक तो 10th पास करके बच्चे आते हैं, दूसरा कि 12th पास करके बच्चे आते हैं। तो जनरली जो 9-10 पास करके बच्चे आते हैं वो काफ़ी सारी गड़बड़ी को जैसे वो लेकर आते हैं। जैसे हम बच्चों से पूछते हैं कि √9 का वैल्यू कितना होता है, तो बच्चे बोलते हैं +-3। जब इसका एक्चुअल आंसर जब हम उसको काटते हैं तो वो रिजिड हो जाता है कि नहीं सर, हमने तो बचपन से आज तक +-3 पढ़ा है, अभी ऐसे कैसे बदल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो फिर अग्री हो जाता है कि हाँ सर यही सही है और आगे भी यही सर है। मैक्सिमम चूंकि 99% बच्चे इस चीज़ को लेकर आते हैं। दूसरी बात होता है कि जैसे बच्चे एलसीएम तो पढ़ते हैं 6-7 से, तो मैं बच्चों से पूछता हूँ कि अच्छा √2 और √5 का एलसीएम बताओ, तो वो जैसे एलसीएम पढ़ के आते हैं वैसे बताते हैं, तो फिर वो गलत हो जाता है, तो फिर वो चौंक जाते हैं कि सर ये कैसे गलत है, ये तो गलत नहीं, ये तो यही है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ तो वो अजीबो गरीब चीज़ जब एक्सेप्ट करते हैं लगता है कि नहीं यार सर तो फैक्ट कह रहे हैं और लॉजिकल कह रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों को डे वन से ही लगता है कि यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा फैसिनेटिंग है और बड़ा अलग फैशन से सर बात करते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों को डे वन से ही थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है मेरे साथ। ऐसा मेरा तजुर्बा रहा है। हम ऐसा कमिटमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अभी तक जो 10-12 साल से मेरा ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे जो भी आज तक मिले हैं हमसे मैथ्स को लेकर, या जो इवन जो मैथ्स से डरते भी थे, तो मैं देखा हूँ कि वैसे बच्चे मेरे साथ रहकर 2 साल में IIT गए, वैसे बच्चे टॉप NIT में गए और आप अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं। तो मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा कहता है कि अगर कोई बच्चों को डर लगता है मैथ्स से तो डेफिनेटली एक बार उनको मिलना चाहिए हमसे। मेरी कोशिश रहेगी कि हम उसके अंदर एक इंटरेस्ट डेवलप कर दें मैथ्स को पढ़ने का, सीखने का। अमित आनंद जी, आप कैमरे के सामने हैं और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सच टॉक के कार्यालय में है। ये बताइए, कोई बच्चा पढ़ने में बड़ा तेज हो, उसके पास पैसा नहीं हो, आपके पास जाता है, तो उस बच्चे के लिए क्या स्कोप आपके पास? हमारे पास एक 3-4 साल से, हालांकि इसका पहल मनीष भाई साहब ही ने किया था कि आप गरीब बच्चों को भी सर आगे बढ़ाइए, तो 4 साल से इनके जानकारी में है। मैंने इनको हर बार इंटीमेट किया है, बीच में थोड़ी इंटरेक्शन नहीं हुई थी चूँकि जब ये जेल चले गए थे। तो जब ये फर्स्ट टाइम हमसे ट्राइबेक में मिले थे तब मैंने इनसे प्रॉमिस किया था कि जो गरीब बच्चे और होनहार बच्चे होंगे तो मेरी जो भी क्षमता है 5 बच्चे 10 बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा और उनको फ्री में रखना खाना सब कुछ। वो आज भी प्रथा जारी है। पिछले साल हमने एक बच्चे को 2-3 साल रखा था, हिल्सा का बच्चा है रत्नेश नाम का, अभी एम्स ऋषिकेश में है, 720 में 705 नंबर आया था उसका, फ्री में रहना खाना सब कुछ हमने फ्री किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर कोई गरीब बच्चा है, अगर पढ़ने में अच्छा है और फाइनेंशियली अगर वो पुअर है, तो डेफिनेटली उसका रहना खाना पढ़ाई लिखाई एवरीथिंग सब कुछ फ्री रहेगा। चलिए, थोड़ा सा अलग सवाल, गणित के रहस्यों को सुलझाने वाले लोगों की जिंदगी कितनी सुगम हो जाती है? देखिए, एज ए टीचर तो मैं मानता हूँ कि जैसे बाकी लोग के लाइफ में चैलेंजेस है, मेरे लाइफ में भी चैलेंजेस बहुत तरह हो सकता है वो चैलेंजेस थोड़ा अलग किस्म को हो, लेकिन जो भी चैलेंजेस है मैं बहुत पैशनेटली उसको फेस करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट होकर उसको फेस करता हूँ। और मैंने लाइफ में जैसे पढ़ाना ये होता है कि जैसे भाई कुछ नहीं हुआ लाइफ में तो पढ़ाने के लिए आ गए। पढ़ाना ये मेरा पैशन है, ये जुनून है, और ये जुनून ही लगभग 12-13 साल से हम पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये एक इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट हुआ जो भी ट्राइबेक के नाम से चल रहा है। और हर साल जो भी हमारा रिजल्ट भी है बहुत ऑथेंटिक रिजल्ट है, चाहे वो 10 रिजल्ट हो चाहे 20 रिजल्ट हो, वो ऑथेंटिक रिजल्ट है। तो चैलेंजेस नए नए किस्म के हर लोग के लाइफ में होता है, हमारे लाइफ में भी है, लेकिन वो चैलेंजेस को बहुत स्मूथली लेते हैं, बहुत एंटरटेन करते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, और इरादा यही रहता है कि जीवन में बहुत कुछ करना है, बिहार को बहुत कुछ देना है। लेकिन बच्चों को लगता है कोटा चले जाएंगे तो मेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लेंगे। अमित आनंद जी को क्या लगता है? देखिए, होता क्या है ना कि एक IIT का प्रोफेसर का एक स्टेटमेंट है कि IIT इज़ फेमस नॉट ड्यू टू वर्ल्ड क्लास टीचर, IIT इज़ फेमस ड्यू टू वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट। तो यहाँ भी पढ़ाई वही है, वहाँ भी पढ़ाई वही है। ऐसा नहीं है कि ट्राइबेक कोई बच्चा आता है या अमित आनंद के पास कोई बच्चा आता है तो हम मैथमेटिक्स में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या बायो में कुछ अलग पढ़ाई देंगे, या कोटा में बच्चे कुछ अलग पढ़ाई करेंगे। सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर फैशन पे है, सिमिलर सिलेबस है, बहुत कम्पैक्ट सिलेबस है, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। कोई संस्था ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हम पढ़ा देंगे तो बच्चा IIT चल जाएगा, या हम भी नहीं क्लेम कर सकते हैं कि हम पढ़ा देंगे तो हमारी पढ़ाई से बच्चा IIT चल जाएगा। हम मेहनत कर सकते हैं, वो निर्भर करता है बच्चों के ऊपर कि बच्चों में क्या स्ट्रेंथ है, कितना मेहनत करते हैं, कितना डिसिप्लिन से हमारी बात को सुनते हैं, ये सब कुछ निर्भर करता है बच्चों के ऊपर। लेकिन एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि जो बच्चे IIT मेडिकल कंप्लीट करते हैं वो बचपन से मेधावी होते हैं या कठिन परिश्रम से भी इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की जाती है? नहीं, परिश्रम तो है ही, लेकिन परिश्रम के साथ साथ आपका मेंटल एबिलिटी भी बहुत ज़रूरी थी। जैसे आप बहुत बार देखते होंगे कि रिक्शा चालक का बेटा UPSC क्वालिफाई कर गया, टॉप कर गया, या सब्जी बेचने वाला का बेटा
इसकी संख्या अक्सर आप देखते होंगे, अच्छे संख्या में लोग ऐसा करते हैं, लेकिन बहुत कम सुनते होंगे कि रिक्शा चालक का बेटा या सब्जी चालक का बेटा आईआईटी में टॉप कर गया। बहुत कम आप देखते होंगे। ऐसा नहीं कि आईआईटी नहीं करते, वो लोग करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली चूँकि देखिए क्या चाहिए, शार्प ब्रेन भी चाहिए, और शार्प ब्रेन या स्किल वहीं पे एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे बाकी अदर जो टेंशन्स हैं या बाकी अदर जो चीज़ें हैं उससे वो ऊपर रहे। जैसे एक घर में होना चाहिए कि भाई कोई प्रेशर ले रहा है तो एक बच्चा जब तक सुकून से शांति से नहीं रहेगा, घर के माहौल में उलझा हुआ है, घर के प्रॉब्लम में उलझा। अमित जी, बिहार में गया में एक गांव है पटवा टोली, जहां के लोग आमतौर पर कपड़ा बनाते हैं हाथ से, और उस गांव के हर एक घर में आईआईटीएन है। लगभग 150 से 200 बच्चे जो हैं वहां से निकले, तो फिर उनके लिए कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं? हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक दो चीज़ होता है, एक तो मेहनत होता है और आपका जो पैशन है उस चीज़ को करने के प्रति, और दूसरा चीज़ होता है सराउंडिंग्स, इन्वायरमेंट, कि आप इन्वायरमेंट कैसा देते हैं। पटवा टोली में किसी एक बच्चे ने आईआईटी क्वालिफाई किया था, बहुत पहले की बात है, और वो उसको लगा कि यार चूँकि उस मोहल्ले में थोड़ी गरीबी ज़्यादा थी या एजुकेशन का स्तर उतना अच्छा नहीं था या पढ़ाई का प्रचलन बहुत नहीं था, तो उसके दिमाग में आइडिया आया कि जब वो वैकेशन पे आया यानी सेमेस्टर के लीव पे आया, तो उन्होंने एक दो बच्चों को पढ़ाया। फिर उसी तरह से एक प्रथा बन गया कि जो भी सेमेस्टर लीव पे आएगा वो यहाँ के जो भी बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेधावी बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, उसको वो पढ़ाएंगे, फ्री में शिक्षा देंगे। उसी तरह से एक प्रचलन बन गई। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा और बच्चे थोड़ा मेहनत करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो चीज़ों को धीरे धीरे करके वो एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया। चलिए, गणित के सवालों को सुलझाते सुलझाते गणित गुरु बन गए। चलते चलते आखिरी सवाल, आजकल कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई, गणित के सूत्र, फिजिक्स केमिस्ट्री पे चर्चा कम, प्रेम प्रसंग युवा युवतियों में ज़्यादा हो जाता है। एक शिक्षक के रूप में इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, दरअसल में ऐसा नहीं कि ये आज छोड़ा है, अभी थोड़ा कोविड के बाद ये इसका प्रचलन कोचिंग संस्थान में ज़्यादा बढ़ा है, और ख़ास तौर पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कोविड के बाद जन्म लिया है ना, कुछ कोचिंग संस्थान है जो कोविड से बहुत पहले जिनके पास काफ़ी अच्छा अनुभव है, कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो कोविड के बाद जन्म लिए हैं, जिनका मोटिव है कि शिक्षा दें, लेकिन जितने लोग को शिक्षित करें उससे कहीं ज़्यादा लोग को बर्बाद भी कर रहे हैं। फैक्ट है ये, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और कोविड के बाद जो बच्चों में डाइवर्सिफिकेशन आया है, कोविड से पहले के रेशियो में देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इतना भास्ट है कि इसको कंट्रोल अब करना संभव नहीं। ये कंट्रोल होगा भी तो इसमें थोड़े समय लग जाएंगे। अभी क्या है ना कि हर बच्चों को लत लग गया है कि चलो यार ऑफलाइन कोचिंग छोड़ देंगे तो ऑनलाइन में पढ़ लेंगे, है ना। क्या कर रहे हैं कि एक ही बच्चे 3-3 जगह कोचिंग ले रहे हैं, एक ऑफलाइन में रहे हैं, वहाँ पैसा खर्च हो रहा है पेरेंट्स का, वही बच्चे ऑनलाइन में भी ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, इस करने में वो कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो ना घर का रह रहा है बच्चा, ना घाट का रह रहा है। मैं अक्सर इधर 3-4 साल में बच्चों को देखा हूँ परेशान होते हुए कि चलो लास्ट में ऑनलाइन में हो जाएगा, यहाँ से कर लेंगे, वहाँ से कर लेंगे, बच्चे नहीं कर पाते। तो जो भी कोविड के बाद जो कोचिंग संस्थान जो भी पनपा है या जन्म लिया है, इनका रोल थोड़ा ज़्यादा है बच्चों को बर्बाद करने में। वहाँ डिसिप्लिन की स्थिति बहुत ख़राब है, शिक्षक भी हैं कि अपना कोई भी उनका टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। चूँकि बच्चों को पढ़ाई नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं वो अपना एनर्जी, लोडिंग ऑफ एनर्जी ये एक फैक्ट है। तो अगर चूँकि पढ़ाई में एंगेज बच्चे हैं नहीं, तो कहीं ना कहीं अपना एनर्जी वो लगाएगा, ये तय है, ये सत्य है कि एनर्जी लगना है। अगर आप बच्चों को अच्छा शिक्षक देंगे, अच्छा माहौल देंगे, जैसे पटवा टोली का आप चर्चा किए, तो वहाँ पे भाई इन्वायरमेंट है, अच्छे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं पढ़ाते हैं। अगर आप काबिल शिक्षक देंगे, बाकी लोग देंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या होगा, पढ़ेगा। लेकिन चूँकि आपके मोटिव ही हैं कि हम बस बिजनेस करना है, बच्चों को बस पैसा ले लेंगे, आप बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे मतलब नहीं है, तो फिर चीज़ें बच्चे उसी ट्रेंड में बर्बाद हो रहे हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अमित आनंद जी। आपको साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।